नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.42%। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए कोविड के 3 नए मामले और 16 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड टीकाकरण अभियान। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य पशुपालन विभाग ने मुर्गी पालकों से बड़ी संख्या से मुर्गियों के बीमार होने या मरने की सूचना नजदीकी पशु अस्पताल को देने की अपील। लोगों से बीमार मुर्गियों या रोस्टिंग किए हुए मीट के न खाने की अपील। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आधारभूत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों में सुधार पर दिया जोर। कहा, विकास परियोजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,23,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,645 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोविड से 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,50,999 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.28% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शनिवार को कोविड संक्रमण के 3 नए मामले दर्ज किए गए और 16 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 64 रह गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 2 और तवांग से 1 मामला शामिल है। कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़ते हुए देश में टीकाकरण की तारीख का ऐलान हो गया है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक के बाद 16 जनवरी से टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्ग और बीमार लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। आखिरकार उस तारीख की घोषणा हो ही गई, 16 जनवरी। जी हां, 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आगाज होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख पर फैसला लिया गया और आखिरकार इसका ऐलान कर दिया गया। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू जैसे त्योहारों को देखते हुए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित फ्रंटलाइन कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले 11 जनवरी को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन के मुद्दे पर बैठक भी करने वाले हैं। सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की तादाद करीब 27 करोड़ है। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। दरअसल भारत में बनी 2 कोरोना वैक्सीनों को सरकार ने आपातकालीन सीमित इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश भर में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी ली। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कोरोना टीकाकरण की रियल टाइम निगरानी, वैक्सीन के स्टॉक से जुड़ी सूचनाएं, उन्हें स्टोर करने के तापमान और जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उन्हें ट्रैक करने जैसे काम होंगे। आपको बताते चलें कि भारत के औषधि नियामक ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीका कोविशील्ड और देश में विकसित भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को सीमित आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिससे देश में टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि टीकाकरण के बाद कोरोना महामारी से हमें जल्दी ही निजात मिल पाएगी।
देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए राज्य पशुपालन विभाग ने मुर्गी और बतख पालने वालों से विशेष सावधानी बरतने और पक्षियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़ने पर नजदीकी पशु अस्पताल को सूचित करने की अपील की है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य में अभी तक बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद राज्य के पशु अस्पतालों के चिकित्सक लोगों से बर्ड फ्लू को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मुर्गी पालन करने की सलाह दी है। राज्य के पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर माली अते ने मुर्गी पालकों से अचानक बड़ी संख्या में मुर्गियों के बीमार होने और मरने की स्थिति में नजदीकी पशु अस्पताल को सूचित करने की अपील की है। वाइल्ड वाटरफॉल से होता है, जो जंगली डाक ये सब होता है, बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स। अभी जैसे विंटर के टाइम है तो हमारे अरुणाचल में तो ऐसे वाटर बॉडीज है, लेक्स है, रिवर्स है और बर्ड सेंचुरीज है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आता है। ऐसे में कुछ इंसिडेंट्स देखा जाएगा। अगर मौत का साधन कोई बर्ड्स लोग का डेथ हो रहा है तब इसको स्टेट वेटनरी डिपार्टमेंट को सूचित किया जाना चाहिए। और स्पेशली हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को ये अपील है कि डेड कार्कसेस को खाना नहीं चाहिए। और हम लोग बहुत शौकीन होता है ये मीट को रोस्ट करके खाने में। जो रोस्टिंग में मैक्सिमम हाफ डन कुक होता है, सही से नहीं पकता है, तो उसमें भी वो वायरस ये सही ढंग से कीटाणु नहीं बढ़ेगा, तब वहाँ से इन्फेक्शन फैलेगा। जो भी अगर आप जो भी मीट खाते हो, चिड़िया हो, बर्ड्स, पोल्ट्री हो, एनी काइंड ऑफ मीट्स, it should be properly cooked, well cooked होना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आधारभूत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब उद्योगों में ज्यादातर कार्य मशीनों से हो रहा है और श्रमिकों की संख्या घट रही है, स्टील और सीमेंट के मूल्य में बार बार बढ़ोतरी होना समझ से परे है। श्री गडकरी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिमी क्षेत्र के बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ परियोजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना जरूरी है। Secretary for Prime Minister also I have discussed in length. Actually, I feel that this is a cartel by some big people are doing in cement and steel. Actually, regarding the steel and cement, this is really a problem for all of us. I have discussed this issue with the Prime Minister. The Principal Secretary for Prime Minister also I have discussed in length. Actually, I feel that this is a cartel by some big people are doing in cement and steel. Actually, every steel company, they have got their own iron ore mines. There is no increase in labor rates, no increase in power rates, but still they are increasing their rates. It is difficult for me to understand. At the same time, regarding cement factory also, they are always taking the advantage of the situation, and it is I feel that it is one they are exploiting the situation. It's not good for the national interest. We are planning to implement the infrastructure of 111 lakh crores in the next 5 years. And it is the dream of our Prime Minister to make the economy of $5 trillion, and where we have to make this infrastructure. So if this type of rate of cement and steel will be go on, it will be rather very difficult for us. We are on the process of finding out the solution for that. One of the suggestion is regulator authority for steel and cement. That is also a good suggestion. I will look into it, but ultimately all decisions are not in my hands. I have to take it to the Finance Ministry and Prime Minister. केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस महीने की 12 तारीख से देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ऑनलाइन मोड पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य के प्रतिभाशाली युवा प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक स्पर्धाओं, मार्शल आर्ट्स प्रदर्शनियों, बौद्धिक विचार विमर्श,
युवा कलाकार शिविर, संगोष्ठियों और साहसिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर केंद्र सरकार ने खेल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस स्कूल के खेल से जुड़े प्रतिभाशाली छात्रों के रहने, खाने, शिक्षा खर्च, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, बीमा एवं चिकित्सा, खेल संबंधी प्रशिक्षण एवं सहायता, प्रशिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन, खेल उपकरण और अन्य संबंध कार्यों के खर्च का वहन सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कूल पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभाओं की पहचान और उनके उत्थान में भी मददगार साबित होगा। इस स्कूल के लिए निर्धारित किए गए विषयों में तीरंदाजी, एथलीट्स और तलवारबाजी है, जिनमें प्रथम वर्ष के लिए कुल 100 एथलीट्स को शामिल किया जाएगा, जिनमें से लड़के और लड़कियों का समान प्रतिनिधित्व होगा। If you play, you will become nothing. पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब. So that became the mindset of the society, because sports was not providing any kind of alternative career. Sports didn't become a way of life. Sports didn't really give that status, except for cricket and except for some of the sporting persons who succeed, who become successful later on by their own effort, and we celebrate only after when they become. India has a great tradition of sports. Because sports could not become a culture, a way of life. परंपरा है, लेकिन संस्कृति नहीं बन पाया. I also started taking interest in promoting sports, but really could not do much. Thanks to the Honorable Prime Minister Modi ji, I was given the charge to look after youth affairs and sports in the country. So from the day one, I realized that we should use our forces. अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले का परम गांव साल 2017 में खुले में शौच से मुक्त हुआ। जिले का यह पहला गांव है जो ODF बना और यहां तक पाइप के जरिए पानी की सुविधा भी पहुंच गई है। गांव तक ये सुविधा पहुंचाने में आम लोगों की मेहनत और जज्बा देश के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के कतान ब्लॉक में परम गांव है। परम गांव 31 अक्टूबर 2017 को खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ। 79 परिवार और करीब 534 की जनसंख्या वाले इस गांव के सभी घरों में शौचालय है। गांव के लोगों की इच्छा शक्ति लाजवाब है। ये कारीगर हैं, आर्किटेक्ट हैं और अद्भुत कलाकृति को मूर्त रूप देने में माहिर भी। गांव के फूस की झोपड़ी में भी सजी कलाकृति देखते ही बनती है। Follow the true fate of the Swachh Bharat Abhiyan launched by the government of India, हम लोग का बहुत फायदा हुआ है और सब कुछ बीमार समार वो सब हम लोग वो ट्रू फेट में गया है, तो वो हम लोग का अभी सब कुछ फ्री हो गया। सब डस्टबिन वगैरह बना के हम लोग व्हिच प्लस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को बहुत हेल्प मिला है। और भी कोई बीमार समार भी इतना ये नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी भी सब कुछ है। हम लोग वी सैल्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गांव की लड़की सुमन पयांग के हुनर का हर कोई मुरीद हो सकता है। सुमन यहाँ के परंपरागत वस्त्र, जिसे स्थानीय भाषा में गले कहते हैं, अपने हुनरमंद हाथों से तैयार करती है। सुमन बताती है कि गांव के खुले में शौच से मुक्त होने से पहले महिलाओं और लड़कियों के लिए काफी चुनौती थी। ODF घोषित होने के बाद गांव की खूबसूरती बढ़ी है और बीमारी और गंदगी में भी काफी कमी आई है। बहुत बेनिफिट तो हुआ है ये टॉयलेट बनाने के बाद। जैसे पहले ऐसे लोकल टॉयलेट में टॉयलेट करता था ना, और मतलब स्मेल भी बहुत आता था, तो अभी तो बहुत बेनिफिट हुआ है ऐसे टॉयलेट बना दे के गवर्नमेंट लोग। गांव को स्वच्छ बनाने में प्रशासन की भूमिका लाजवाब रही, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाया। खासकर गांव में सूअर पालने की प्राचीन व्यवस्था को गांव के बाहर स्थान दिलाया, जिससे गांव स्वच्छ बना। समुद्र तल से 550 मीटर की ऊंचाई पर बसे परम गांव में आदि जनजाति के पंगी आदिवासी रहते हैं, जो हुनरमंद भी हैं और सुंदर घर बनाने में माहिर भी।
ग्रामीणों ने अपने गांव को संवारने में काफी मेहनत की है। आज विश्व हिंदी दिवस है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के मकसद से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास है वहां खास तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में आज के दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।